हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इश्क की तड़प भाग 3। अभी तक आपने देखा, जब रॉम्बी घर पहुंचता है तो उसका पूरा घर अंधेरे से भरा हुआ होता है। वहां पर एक तेज रोशनी निकलती है और अब आगे जो उससे कहती है आईने में कि तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, किसी भी बंधन में नहीं बन सकती, क्योंकि तुम्हें रात के तहत तुमने अगर किसी लड़की से शादी की तो वह अगले ही दिन मर जाएगी। ऐसे में रोम्बी बहुत परेशान हो जाता है और हार करके पूछता है कि आखिर ऐसा श्राप मुझे क्यों मिला है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है पिछले जन्म में जिसकी वजह से मेरे आने वाले 7 जन्मों पर यह श्राप लगा हुआ है। तब वह आईना बोलता है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुमने अपने किस जन्म में कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से तुमने तुम्हारे आने वाले 7 जन्म दूषित कर लिए। वह आईना रोम्बी को खुद में प्रवेश करने के लिए कहता है। रोम्बी खड़ा होता है। जैसे ही वह आईने में बढ़ रहा होता है, घर में जो रोशनी हुई थी वह अंधकार में बदलने लगती है और वही रोशनी आईने के अंदर समाने लगती है। धीरे धीरे रोम्बी उस आईने के अंदर बढ़ता रहता है जो एक गुफा जैसी होती है। वह अकेला चल रहा होता है। एकमात्र आवाज़ उसका साया बन के पीछे होती है। बाकी कोई इंसान या कोई आत्मा या फिर कोई नेचुरल पावर उसके आसपास नहीं होती है। वह सिर्फ उस आवाज़ का पीछा करते करते आगे चल रहा होता है। उसे जानना होता है कि आखिर यह कौन से जन्म का मेरा पाप है जो मुझे भरना पड़ेगा और इसका क्या उपाय है। जब वह थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे उसी अंधकार के गलियारे में बहुत सारे सांप, बहुत सारे बिच्छू और बहुत सारे लट्टे दिखती हैं, जिन्हें देखकर वह घबरा जाता है और बोलता है कि यह मैं कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पर इतने सारे सांप बिच्छू क्यों हैं। तो वह आवाज़ कहती है कि यह वह जगह है जहाँ इंसान अपने पाप का घड़ा भरता है। वहाँ पर यही चीज़ें दिखाई देती हैं। तुमने भी अपने पिछले कर्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से तुम्हें इनका सामना करना पड़ रहा है। वह थोड़ा आगे जाता है तो उसे इंसानों के हाथ, इंसानों के पैर, उन इंसानों की गर्दन कटी हुई मिलती है, सड़ी हुई मिलती है, जिन्हें देखकर उसे उल्टी आ जाती है और वह वापस आईने से भागने की कोशिश करता है। तो वह आवाज़ कहती है कि अगर तुम एक बार इस आईने से बाहर निकल गई तो कभी नहीं जान पाओगे कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था और तुम इस समस्या से कैसे बच सकते हो। वह हिम्मत करके वापस आगे जाता है। अपने मुंह पर अपना हाथ बंद करके वह अपनी उल्टी आने को रोकता है। थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसे कटी हुई लाशें भी दिखाई देती है, कुछ पेड़ पर लटकी हुई रहती हैं। ऐसा माहौल वह सपने में भी नहीं सोच सकता था। यह कैसा आईना था जो कि मृत लोगों के साथ में जुड़ा हुआ था। जब वह थोड़ा आगे जाता है तो एक गुफा और आती है जो पूरी अंधकार से लीन होती है, जहाँ पर उसे सिर्फ अपने मन की आंखों को पूरा सदुपयोग करके आगे बढ़ना होता है। वह गुफा को उस आवाज़ के सहारे पार कर लेता है और आगे जा करके उसे जगमग जगमग दिखती है। वह जगमगाहट, खलिहान, नीला आसमान या जगह बिल्कुल वैसे नहीं होती है जो वह अभी अभी पार करके आया होता है। यह तो एक बहुत ही बढ़िया शहर होता है जिसके गांव के एक हिस्से में वह आ जाता है। रॉम्बे उस आवाज़ से कहता है कि यह जगह बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी पहले थी। जगह तो बहुत अच्छी है। तो वह आवाज़ कहती है कि यह तुम्हारा शहर है। तुम अपने 6 जन्मों के पीछे आ चुकी हो। यहाँ से तुम्हारा श्राप शुरू हुआ था। तुम यहाँ के राजा हुकुम पाल के इकलौते बेटे हो। तुम्हारा नाम कुरान है। क्या मैं अपने 6 जन्म पीछे आ चुका हूँ और 6 जन्म पहले मैं यहाँ के राजा का बेटा था। आवाज़ कहती है कि हाँ, तुम उस राजा के अय्याश, बिगड़े हुए, निर्दयी और पापी बेटे थे। यही अवगुण तुम्हारे पापों का कारण बना था। एक तरफ तुम्हारे पिता इतने दयालु थे कि पूरा गांव उनकी बहुत इज्जत किया करता था। उनका बहुत नाम था। उनका ही नहीं, उनके पूर्वजों का भी बहुत नाम था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही यश कमाया था, लेकिन उनके जीवन में तुम संतान बनकर आए और उनके पाप का घड़ा शुरू हो गया।
वह भी उनके पिछले जन्मों का कर्म था जो तुम उनके घर पर संतान का जन्म लेकर आए थे। जिस दिन से तुम्हारा जन्म हुआ था उसी दिन से उनका पतन शुरू हो गया था। जैसे जैसे तुम बढ़ने लगे वैसे वैसे उन्हें अपने व्यवसाय में, अपने रिश्तों में, रियासतों में बहुत ही हानि होना शुरू हो गई थी। किसी पंडित जी ने उन्हें बताया भी था कि तुम्हारा यह पुत्र तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कलंक बनेगा। तुम चाहो तो इसे मरवा दो ताकि तुम्हारी जिंदगी और आने वाले समय को धनी बना सको। लेकिन तुम्हारे पिता के सीने में एक पिता का कोमल हृदय था और एक माँ की चिंताओं को, उनकी ममता को देखते हुए उन्होंने यह फैसला रद्द कर दिया और तुम्हें जीवन का दान दिया। पर शायद राजा का यह फैसला बहुत गलत था, क्योंकि अभी तक तुम छोटे थे और तुम्हारी अय्याशियाँ, तुम्हारा अल्हड़पन फिर से राजमहल तक ही सीमित था। तब तक तो राजा संभाल लेते थे, लेकिन जैसे जैसे तुम बढ़ते जा रहे थे उम्र के साथ में तुम्हारा शैतान दिमाग तुम्हारे शरीर पर काबू करना बंद कर रहा था। तुम किसी को भी मरवाना कटवाना शुरू कर देते थे, यह बोलकर कि तुम महाराजा के इकलौती संतान युवराज। न जाने कितने दासियों को तुमने अपने पैर की जूती बनाया, उनके साथ में जाने कितनी बार दुष्कर्म किया, साथ ही अपने दोस्तों को भी उस दुष्कर्म में शामिल किया। यह बात दरबार तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि सभी लोग तुम्हारे पिता की बहुत इज्जत करते थे। वह सोचते थे कि वक्त के साथ तुम बदल जाओगे, क्योंकि इतना अच्छा खून तुम्हारे अंदर जो है, उसके बाद इतना बुरा स्वभाव तुम्हारा कैसे हो सकता है। वह राजा तो धर्मात्मा था, जिसके दान से किए जाते थे। जिनके दरबार में कोई उम्मीद लेकर आता था तो वह कभी खाली हाथ नहीं जाता था। उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की और अपनी उम्मीद से ज्यादा उन्हें दान दिया। पर तुम्हारे निवासियों ने उनकी सारी अच्छी दिया था। जब तुम्हारी आई अय्याशियां का घड़ा भरा नहीं तो तुमने वह पाप किया जो तुम्हारे सारे कर्मों पर बहुत भारी पड़ा। एक दिन तुम यूं ही अपने दोस्तों के साथ में बाहर निकले थे और वहां एक तालाब के किनारे एक स्त्री स्नान कर रही थी। तुम्हारी दूषित नजर उस स्त्री पर पड़ी और तुम उस पर मनमोहक हो गए। वह स्त्री तुमसे अनजान थी और उसकी यही अनजान था उसके जीवन पर भारी पड़ गई, जो तुम्हें 7 जन्मों तक भुगतनी पड़ रही है। जब तुमने उस स्त्री के करीब जाना चाहा तो उस स्त्री ने तुमसे रहम की बहुत भीख मांगी। छोड़ दे दुष्ट युवराज मुझे, तुझे यह तेरा कर्म बहुत भारी पड़ेगा। तू जैसे स्त्री पर हाथ डाल रहा था वह पवित्रता स्त्री थी, एक ब्राह्मण की पत्नी थी। न जाने कितने सत्कर्म, पाठ पूजा उसके नित्य के कर्म थे। उसके मुख से निकली हुई वाणी सरस्वती के मुख से निकली हुई वाणी की थी। पर तुमने उस स्त्री की एक बात नहीं सुनी। तूने जबरन उसे स्त्री को उठाया और अपने राजमहल में लेकर आ गया। साथ में तेरे सारे दोस्त भी थे। उस स्त्री की आंख से बहता एक एक आंसू तेरे जीवन को स्थापित कर रहा था। पर तू अपने आप में इतना हम अग्नि था कि तुझे किसी चीज का होश नहीं था। तूने अपने राजमहल में उस स्त्री को ला करके उसके साथ में बहुत दुष्ट कर्म किया। न केवल तुमने उसे दूषित किया बल्कि अपने दोस्तों से भी उसे दूषित करवाया। यह तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुष्कर्म था। वह अंततः तुझसे भीख मांगती रही अपने जीवन की, लेकिन तुमने उसकी एक नहीं सुनी। वह जब घायल हो गई उसके मुख से श्राप निकला, हे दुष्ट युवराज, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू आजीवन कुंवारा सड़ेगा, कभी भी किसी भी स्त्री का वरण नहीं कर पाएगा, तुझे कभी शादीशुदा बंधन का सुख नहीं मिलेगा। तू आने वाले 7 जन्मों तक संतानहीन होगा। तू आने वाले 7 जन्मों तक पिशाच की जिंदगी जिएगा। यह मेरा श्राप है। तुझे कभी भी सच्चा प्यार आने वाले 7 जन्मों तक नहीं मिलेगा। तूने एक पवित्रता स्त्री का धर्म भ्रष्ट किया है। तू जिंदगी भर किसी भी धर्म का पालन नहीं कर पाएगा। यह मेरा श्राप है। और यह कहते कहते उसने अपने अंतिम सांस ली थी, लेकिन उस वक्त भी तू उस औरत के ऊपर हंस रहा था। तू एक राक्षस बन चुका था जो उस वक्त एक मनुष्य के रूप में था, लेकिन तुझे पता नहीं था कि तेरे आने वाले 7 जन्म तुझे असली में राक्षसों की तरह बिताने होंगे।
अब तो पिछले 7 सालों से तलाश कर रहा है तू शादीशुदा जिंदगी जीने की। तलाश कर रहा है, लेकिन तेरी वह तलाश 7 जन्मों तक कैद हो चुकी है। रॉम्बी अपने कर्मों को देख करके वहीं का वहीं बैठ जाता है और अपनी अंतर आत्मा को झकझोरता है कि मैं इतना बुरा क्यों था। मैं अपने इन 7 जन्मों में बिल्कुल भी बुरा नहीं था, लेकिन मेरे एक जन्म का कर्म मेरे पूरे 7 जन्मों पर भारी पड़ गया। तभी वह उस आईने से पूछता है कि क्या मैं उस औरत से मिलकर उससे माफी मांग सकता हूँ। तो आईना कहता है कि वह एक सच्ची आत्मा थी और उसकी इसी वक्त मुक्ति हो गई थी। तुझे अब उसी श्राप को जीना होगा। रॉम्बी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आईने ने एक झटके में उसे उस आईने से निकाल करके वापस अपने महल में फेंक दिया और वह जैसे ही उस महल के अंदर आया, वह जितना वक्त उसने उस आईने की आवाज के साथ बिताया था वह सब कुछ भूल गया। उसे बस इतना याद रहा कि उसे यहाँ पर विवाह करने की अनुमति नहीं थी। उसे यह याद रहा कि अगर उसने किसी से शादी की तो वह मौत के घाट उतार दी जाएगी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह जिस प्यार को पाना चाहता था उसका अंतिम लक्ष्य शादी ही था, पर वह वही नहीं कर सकता था। उस आईने की रोशनी खत्म हो चुकी थी। अब उसका घर पहले जैसा नॉर्मल हो गया था, पर अब उसके सामने यह बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कि वह अब क्या करे। वह निया को यह सब कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि निया को अगर इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया कि वो असल में क्या है, तो वह उसका साथ कभी नहीं देगी। थोड़ी देर बाद में निया का फ़ोन रोम्बी के पास में आता है और जैसे ही रोम्बी भी फ़ोन उठाता है, निया बोलती है कि क्या तुमने अपने मॉम डैड से बात की? क्या वह तैयार हैं मेरे पापा से मिलने के लिए? देखो, तुम कैसे भी करके अपने मॉम डैड को मना लो एक बार मेरे पापा से मिलने के लिए। अगर मेरे पापा तुम्हारी फैमिली को लेकर संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रॉम्बी को इस वक्त बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और उसने निया को फ़ोन पर बोला कि क्या तुमने शादी की रट लगा रखी है? क्या तुम्हें शादी से ज़्यादा और कुछ भी ज़रूरी नहीं लगता है? रॉम्बी की ऐसी बातें सुनकर निया का मन फिर से घबराने लगा। कहीं फिर से रॉम्बी के मन में शादी न करने का ख्याल न आ जाए। पहले से ही अच्छे से निगेटिव हो चुका था। तुम्हें शादी के अलावा कोई बात नहीं करनी। निया को यह बात अजीब लगती है, लेकिन इस वक्त वह खामोश रहना ज़्यादा ही सही समझती है, क्योंकि वह चाहती है कि एक बार शादी हो जाए तो वह रॉम्बी को अपने तरीके से संभाल लेगी। उसे ऐसा लगता है कि रॉम्बी अपने रिलेशनशिप के बीच में इतना टूटा हुआ है, इसीलिए वह शादी के नाम से डरता है। निया कहती है कि प्लीज़ रॉम्बी, मेरे लिए तुम अपने मॉम डैड को प्लीज़ एक बार मना लो मेरे पापा से मिलने के लिए। पता नहीं रॉम्बी निया की बात सुनता भी है या नहीं सुनता है, लेकिन वह फ़ोन ज़रूर काट देता है। उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। रॉम्बी अपने मन ही मन में यह सोचता है कि क्यों ज़रूरी होती है शादी। दो लोग जो एक दूसरे को पसंद करते हैं वह बिना बंधन के ताउम्र साथ नहीं आ सकते। मैं जानता हूँ कि अगर मेरे मॉम डैड को निया के पापा से मिलवा लूँगा तो वह एक बार में मेरी शादी के लिए हाँ कर देंगे, पर सच क्या है यह तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। उस श्राप की वजह से मैं कभी भी शादी नहीं कर सकता। अगर मैंने शादी करने की कोशिश की तो निया अगले ही दिन मर जाएगी। खुद अपने हाथों से अपने प्यार का गला नहीं घोट सकता। उधर निया की स्टेप मदर भावना अपने पति मिस्टर विल्सन को पूरी तरीके से भड़काने की कोशिश करती है कि निया को अपनी पसंद का लड़का ना मिले, क्योंकि शुरू से ही वह उसकी खुशी से चलती थी। माँ का नाम तो उसके पिता से शादी करने के बाद भी जुड़ गया था। दिल का रिश्ता उसका कभी ऐसा नहीं था जो एक माँ और बेटी का होता है। देखिए, मैं आपसे बोल रही हूँ, वह लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जो लोग अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए ऐसे अलग अलग घरों में रहते हैं उन्हें एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर नहीं होती है। फैमिली तो वह होती है जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ में समय स्पेंड करते हैं। तुम सही कह रही हो भावना, लेकिन हमें उस लड़की को एक मौका जरूर देना चाहिए। हमें किसी को भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए। वैसे भी शादी को लेकर उस लड़के के विचार अच्छे हैं।
भावना को यह लग गया था कि मिस्टर विल्सन उस लड़के को लेकर पॉजिटिव है, इसीलिए उसने कुछ नहीं बोला। उधर निया बहुत घबरा रही थी क्योंकि जिस तरीके से रॉम्बी ने अचानक से फ़ोन काट दिया था, निया को लग रहा था कि फिर से वह शादी को लेकर के बहुत नकारात्मक हो गया है। रॉम्बी उस रात परेशान होकर अपने मॉम डैड के पास में चला जाता है। मॉम उससे मिलकर बहुत खुश होती है। मॉम डैड का नाम है अनु शेरगिल और रॉम्बी के फादर का नाम होता है श्रेयस शेरगिल। जब रॉम्बी की मॉम रॉम्बी को देखती हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि हम कितने समय बाद मिल रहे हैं, इन दिनों तुम हमारे साथ डिनर करने भी नहीं आए। क्या तुम्हें इतना समय भी नहीं मिला कि तुम अपने मॉम डैड के साथ में समय बिता सको? तो रॉम्बी भी गुस्सा होकर के बोलता है कि मेरे मॉम डैड को मेरी चिंता होती है तो आप मेरे बर्थडे पर आप मेरे घर जरूर आते। इस बात के लिए रॉम्बी की मॉम बोलती है कि बेटा हम लोग आना चाहते थे बट उस दिन पूरा बिजी शेड्यूल था, बहुत सारे मीटिंग्स थी जिसकी वजह से तुम्हारे पापा के पास में समय नहीं था और मुझे तुम्हारे पापा के साथ में वह मीटिंग अटेंड करनी होती है। तुम भी अब एक बिजनेसमैन हो तो शायद तुम भी यह बात समझते होंगे कि हमारे लिए हमारा काम कितना ज़रूरी होता है। रॉम्बी भी मन में सोचता है कि काश निया के लिए भी काम ज़रूरी होता, उसके लिए यह फैमिली रिलेशनशिप जाने क्यों ज़रूरी है। लेकिन रॉम्बी अभी बहुत परेशान होता है। वह अपनी माँ के गोदी में सर रख कर लेट जाता है। अनु समझ जाती है कि जरूर कोई ऐसी बात हुई है जिसको रॉम्बी अपने दिल से लगाया है। अनु रॉम्बी से पूछती है कि क्या हुआ है, तुम मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। तो रॉम्बी बोलता है कि माँ, एक दूसरे के साथ रहने के लिए यह शादी क्यों जरूरी होती है? क्योंकि बेटा, शादी का एक बंधन ऐसा होता है जो कि तोड़ा नहीं जा सकता और उससे यह तय होता है कि यह दोनों इंसान अब ताउम्र अब हमेशा के लिए साथ रहेंगे। लेकिन उसके लिए शादी का बंधन निभाने की क्या ज़रूरत है? हम लोग आपस में भी तो हैं, एक दूसरे को प्रॉमिस कर सकते हैं। तुम सच कह रहे हो बेटा, लेकिन दुनिया के सामने हमें शादी का बंधन देना पड़ता है। लेकिन आज अचानक से तुम शादी की बात क्यों कर रहे हो? क्या कोई लड़की है जो तुम्हें पसंद है? क्या उस लड़की के घर वाले मान नहीं रहे हैं? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ, हम दोनों उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। हमें तुम्हारी पसंद पर नाज होगा, हमें पता है तुम हमेशा एक अच्छी लड़की ही पसंद करोगे। रॉम्बी मन में सोचता है कि उसे पता था कि यही होगा। उसके मॉम डैड खुद चाहेंगे कि मैं जिस लड़की को पसंद करूं मैं उसी से शादी करूं, क्योंकि उसकी बहन भी उसी लड़की के साथ में रह रही थी जिसे वह पसंद करती है। उन्हें कभी भी किसी के भी मामले में इंटरफेयर करने की आदत नहीं है। वह चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने अपने पार्टनर को खुद पसंद करें और खुद शादी का फैसला लें, जिसमें वह मेहमान की तरह सम्मिलित होना पसंद करते हैं। रॉम्बी अपने मॉम से बात करके कमरे में चला जाता है और उन्हें कहता है कि आज की रात को वो यहीं रुकेगा। रॉम्बी भूल जाता है कि आज पूनम की रात होती है। उसे याद नहीं होता है कि आज चांद पूरे आवेश में आसमान में आने को होता है और वही वह वक्त है जब वह अपना रूप बदल लेता है। यह बात आज तक उसकी मॉम डैड को भी पता नहीं होती है, क्योंकि उसे यह शक्तियाँ 18 साल के बाद मिली होती है। उसके बाद से वह अलग रहना शुरू कर चुका होता है। अपने मॉम डैड की नज़र में वह एक सामान्य संतान ही होता है। यह बात उसे 18 साल तक खुद भी पता नहीं होता है। यह उसे तब पता चलता है जब वह अलग रहना शुरू करता है और वह शक्तियाँ उस पर हावी होना शुरू हो जाती हैं। उसका ध्यान आज पूनम की रात पर इसीलिए नहीं जाता क्योंकि आज वह निया के इस शादी के सवाल से परेशान होता है। उसे समझ में नहीं आता कि किस तरीके से वह निया को मना करे। वह उसे बेइंतहा प्यार करता है लेकिन उसे शादी का नाम नहीं दे सकता। वह सिर्फ सिर्फ निया की वजह से वह अपनी पत्नी को अपनी शादी के अगले दिन मरते हुए नहीं देख सकता, चाहे इसके लिए उसे निया से कितने भी झूठ बोलने पड़े। रात को सोचते सोचते अचानक से उसकी आंख लग जाती है। पूनम की रात पर
चांद अपनी पूरी जगमगाहट में होता है। रॉम्बी की आंख अचानक से खुलती है जब उसके तन बदन पर एक अजीब सी कोशिश होने लगती है। वह तड़प रहा होता है। जैसे जैसे चांद की रोशनी उसके शरीर पर पड़ती है, वैसे वैसे उसके शरीर का रंग और रूप बदलने लगता है। उसके मुंह से कराहने की आवाज़ आने लगती है, जैसे कितने जन्मों का प्यासा हो और वह किसी चीज़ की तलाश कर रहा हो। उसकी आंखें अभी भी बंद होती हैं। वह अपनी आंखें खोल नहीं पाता, पर जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है, खिड़की से आते हुए चांद की रोशनी उसकी आंखों में पड़ती है और उसकी आंखें एक वहशी पिशाच के रूप लेकर के चमकने लगती है। उस दृश्य को देखने के लिए हालांकि वहां पर कोई नहीं होता है। उसके पूरे तन बदन में बाल अपने आप आ जाते हैं। वह खूंखारों की तरह चिल्लाने लगता है। चांद की रोशनी को अपने शरीर में उतारने के लिए वह खिड़की की तरफ जाता है। उसकी प्यास बढ़ती जाती है और वह खिड़की से नीचे कूद जाता है। उसके अंदर कई अतरंग शक्तियां आ जाती हैं, जो उसे वह शक्ति देती है कि उसके शरीर पर कहीं पर भी चोट नहीं लगती। आज वह फिर अपने शिकार के लिए निकलता है। वह शिकार जिससे वह हर पूनम की रात को करता है और उसे खुद को होश नहीं होता। वह अपनी वास्तविकता को इस वक्त खो चुका होता है। इस वक्त अगर उसके सामने उसकी माँ भी खड़ी होती तो शायद वो भी उसका शिकार कर लेता। यही वजह थी कि जब रॉम्बी बड़ा हुआ तो उसने अपने आप को एक अलग बंगले में कैद कर लिया, क्योंकि वह यह सच्चाई अपने माता पिता को नहीं बताना चाहता था। उसका ताल्लुक ऐसी अंतर्दृश्य शक्तियों के साथ में है। उसकी माँ ने तो एक सामान्य बच्चे को ही जन्म दिया था उनकी नज़रों में, पर यह उस सब उसके लिए श्राप का नतीजा था। जैसे ही वह नीचे उतरता है, वह एक हैंडसम नौजवान का रूप धारण कर लेता है। फिर उसकी तलाश शुरू होती है। वह घर से बाहर निकलता है। पूरी सड़कें सुनसान होती हैं। लगभग 2 बजे होते हैं, जहाँ चाँद अपनी पूरी कयामत पर होता है और उसकी निगाहें उस इंसान को ढूंढ रही होती हैं जिसे वह शिकार बनाने वाला होता है। तभी उसे सामने से एक टैक्सी ड्राइवर दिखाई देता है। वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। वह उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। जैसे ही वह टैक्सी ड्राइवर पलटता है, वह उसकी गर्दन को पकड़कर मरोड़ देता है और अपने पहने दांतों से उसका खून अपने शरीर में उतार लेता है। उसका पूरा खून चूसने के बाद में उसके शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचता है, जिसे वह उठा के सामने की पेड़ की तरफ फेंक देता है। रॉम्बी उस इंसान की कार लेकर के आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक कपल साथ में बातें कर रहे होते हैं। उसे वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी वह लड़की कार को रोकती है और उस कार में बैठ करके अपने घर जाने के लिए बोलती है। वह उसे अपना एड्रेस बोलती है। अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई करके वह कार में बैठ जाती है और कहती है, चलो भैया, मुझे इस एड्रेस पर जाना है। कार के आगे जो आईना लगा हुआ होता है, वह उसमें लगातार उस लड़की को देख रहा होता है। उसके अंदर का शैतान उसे उकसा रहा होता है उस लड़की का खून चूसने के लिए। लड़की बोलती है कि मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी रात को मुझे टैक्सी मिल जाएगी, पर आप मिल गए तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि मैं घर पर सेफ पहुंच जाऊंगी। तभी उस लड़की के पास में फ़ोन आता है। शायद वह फ़ोन उसकी माँ का होता है। वह फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही होती है कि अचानक से रॉम्बी उस कार का ब्रेक लगाता है और वह फ़ोन आगे की तरफ जाता है। वह लड़की चिल्ला करके बोलती है कि यह क्या तरीका है गाड़ी चलाने का, ढंग से गाड़ी चलाओ। जब वह पलटकर उस लड़की की तरफ देखता है तो उसका चेहरा एक वहशी दरिंदे में परिवर्तित हो जाता है। वह लड़की उसे देखकर घबरा जाती है। वह अपनी कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, पर वह खोल नहीं पाती है। एक हाथ से रॉम्बी उस लड़की को आगे की तरफ खींचता है और बड़ी बेरहमी से उसका पूरा खून अपने शरीर में उतार लेता है। सुबह होने की वाली होती है और उसे जल्दी घर पहुंचना होता है। ऐसे में वह उस लड़की को वहीं पर छोड़ करके अपने घर की तरफ निकल जाता है। आज उसके वहशी रूप ने खून अपने शरीर में उतार लिया होता है।
वही खिड़की के रास्ते से अपने कमरे में पहुंचता है और सीधा अपने बेड पर गिर जाता है। वह एक बेहोशी की अवस्था में होता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसे नींद आ रही है या वह जगा हुआ है। वह आंखें खुली करके बेड पर सो जाता है। जैसे जैसे चाँद ढलता है वैसे वैसे सूरज का आगमन शुरू होता है। सूरज की पहली किरण जब उसके शरीर पर पड़ती है तो वह पुनः वही रॉम्बी बन चुका होता है। रॉम्बी जिसे सब लोग जानते हैं। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह होता है। उसे पता होता है कि कल की रात क्या हुआ होगा, लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि कल रात उसने किसको अपना शिकार बनाया था। धीरे धीरे उसको खून चूसने की लत हो जाती है, जो कि एक खास दिन पर होती है। उस दिन वह हैवान बनता है, लेकिन उसकी असली इंसानियत कहीं मर चुकी होती है। सिर्फ उस दिन आज वह जिसका शिकार करने वाला होता है, यह उसे भी नहीं पता होता, पर यह भी सच होता है कि वह आज अंधेरी रात में निकलेगा और किसी न किसी को अपना शिकार जरूर बनाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है